कांग्रेस के जिन 6 विधायकों को हरियाणा पुलिस लेकर के पहुंची थी पंचकुला के अंदर, वो 6 विधायक अब हेलीकॉप्टर से वापस पहुंच रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। और आंकड़े ये बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार फिलहाल इस वक्त तक सुरक्षित है। सरकार के ऊपर जो खतरे के बादल मंडरा रहे थे, आंकड़े ये बता रहे हैं कि सरकार पर अभी कोई संकट नहीं है और हेलीकॉप्टर से वो 6 के 6 विधायक वापस लौट रहे हैं। तो यानी ये कहें कि बीजेपी ने जो दांव चला था, बीजेपी ने जो पैंतरा चला था विधायकों को लेकर के आकर के सरकार को गिराने का, वो धराशायी हो गया। और जिस तरह से बीजेपी यहां पर विधायकों की बाड़ाबंदी करके और विधायकों को लाने की कोशिश कर रही थी, अब यही विधायक वापस लौट जाएंगे तो फिर क्या होगा। यह तस्वीर जो है वो एएनआई की तरफ से अभी कुछ देर पहले ट्वीट की गई है और एएनआई ने 10:37 पर यह तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के विधायकों ने हेलीकॉप्टर में पंचकुला से उड़ान भरी। तो हिमाचल प्रदेश के जो विधायक थे, 6 विधायक जो आ गए थे पंचकुला में, हरियाणा पुलिस लेकर के आई थी जिनको, या यूं कहें कि हरियाणा पुलिस की अगुवाई में आए थे जो, वो अब वापस लौट रहे हैं। और आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं ताकि तस्वीर जो साफ हो जाए। आंकड़े देखिए आप, आंकड़े जो विधानसभा का जो स्थिति है, ओरिजिनल स्थिति है हिमाचल प्रदेश की, वो पहले आप देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश में कुल सीटें हैं 68 सीटें, बहुमत के लिए चाहिए 35 सीटें। कांग्रेस के पास में इस वक्त में जब चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो 40 विधायक थे, बीजेपी के पास में 25 विधायक थे और निर्दलीय 3 विधायक। तो इस तरह से 68 विधायक, 68 में से 35 का बहुमत चाहिए और कांग्रेस के पास में मजबूती के साथ में 40 विधायकों की एक सरकार चल रही थी, पूर्ण बहुमत की सरकार, कहीं से कोई खतरा नहीं, बहुमत से भी 5 विधायक ज्यादा। लेकिन अब 6 विधायक क्रॉस वोटिंग कर गए और 6 विधायक क्रॉस वोटिंग कर गए तो उनकी स्थिति क्या हो जाती है वो मैं आपको दिखाता हूं। अभी जो 6 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, जिसकी वजह से चुनाव जो है फंस गया, अगर ये 6 विधायकों को अयोग्य करार कर देती है कांग्रेस, 6 विधायकों की अगर क्रॉस वोटिंग में सदस्यता चली जाती है तो स्थिति क्या होती है जरा वो देखिए। अगर कांग्रेस इन 6 विधायकों को अयोग्य करार करने के लिए स्पीकर को कहती है कि इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है तो इनको अयोग्य करार कर दिया जाए, इनकी सदस्यता ले ली जाए, तो उस स्थिति के अंदर जो है वो क्या आंकड़े होते हैं वो जरा देखिए। कुल सीट अभी 68 हैं, लेकिन 6 विधायकों को अगर घटा देंगे, 6 विधायकों की सदस्यता चली जाती है तो कुल सीट बचेंगी 62 सीटें। बहुमत के लिए अभी का आंकड़ा 68 के हिसाब से 35 का है, लेकिन 6 विधायकों को अगर अयोग्य करार दे दिया गया तो फिर आंकड़ा बच जाएगा बहुमत का 32। कांग्रेस के पास में अभी 40 विधायक हैं, 6 विधायकों को निकाल दीजिए तो कांग्रेस के पास में विधायक बचेंगे 34 विधायक बचेंगे। यानी बहुमत का जो आंकड़ा है 32 का, उससे भी 2 विधायक ज्यादा कांग्रेस के पास में फिलहाल हैं। तो यानी यह कह सकते हैं कि कांग्रेस का घर अभी भी सुरक्षित है, अभी तक लेकिन सुरक्षित है। अब अगर आगे और बड़े लेवल पर कोई खेल होता है तो फिर कहा नहीं जा सकता। और एक गणित मैं आपको और बता दूं, अगर दल बदलू कानून लागू नहीं करवाना है और इन 6 विधायकों को भी अयोग्य होने से बचाना है और बीजेपी को अपनी सरकार को बनाना है तो फिर 2/3 विधायकों को तोड़ करके लाना होगा। यानी कुल कांग्रेस के 13 विधायक तोड़ करके लेकर के आने होंगे। और अगर कांग्रेस के 13 विधायक टूट करके आ जाते हैं तो फिर आप ये समझिए कि कांग्रेस की वहां पर जो है वो सरकार गिर जाएगी और बीजेपी की सरकार बन जाएगी। या फिर 2/3 से ज्यादा विधायक वहां से टूट करके आ जाए, अपना एक नया दल बना ले और नई पार्टी बना करके उनको बीजेपी बाहर से समर्थन दे दे, या बीजेपी उस सरकार के अंदर शामिल हो जाए, तो भी कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। लेकिन कल पूरा खेल कैसे हुआ, राज्यसभा चुनाव के अंदर पूरा खेल कैसे हुआ, उस चीज को भी जरा समझ लीजिए। राज्यसभा चुनाव, अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के नेता भी हैं, जिनको कांग्रेस राज्यसभा भेजना चाह रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और जिन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता वापस दिलवाई। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी मोदी सरनेम के मामले में और अभिषेक मनु सिंघवी ने उस केस की पैरवी की सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल किया, दोबारा से सांसद बने राहुल गांधी। तो उस केस की पैरवी अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे थे, लेकिन खुद की
सदस्यता नहीं बना पाए, खुद जो है वो सांसद नहीं बन पाए, अभिषेक मनु सिंघवी। तो एक बड़ा नाम है अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस पार्टी के तमाम पेचीदा मामलों के अंदर कांग्रेस की पैरवी करते हैं, और इनका मुकाबला था हर्ष महाजन से, जो कि पूर्व के कांग्रेस नेता है लेकिन अभी बीजेपी के अंदर है। तो इनका मुकाबला हर्ष महाजन से था, और ये आंकड़े आप देखिए किस तरह से मामला टाई हो गया। बीजेपी के पास में कुल विधायक, उन बीजेपी के खुद के थे 25 विधायक, कांग्रेस के विधायक जो क्रॉस वोटिंग करके आ गए इस तरफ, वो 6 विधायक क्रॉस वोटिंग करके आ गए, और 3 विधायक निर्दलीय थे। यानी बीजेपी की तरफ जो आंकड़ा बन गया वो 34 का आंकड़ा बन गया। 34 विधायक बीजेपी की तरफ चले गए, और कांग्रेस के पास में 40 कुल विधायक थे, 40 में से 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, तो यानी 34 विधायक हो गए। तो कुल मिलाकर के मामला 34-34 पर अटक गया और मामला टाई हो गया। टाई होने के बाद में यह हुआ कि पर्ची निकाली गई। जब मामला टाई हो जाता है तो पर्ची निकाली जाती है, और पर्ची निकली हर्ष महाजन की। हर्ष महाजन की पर्ची निकली और हर्ष महाजन सांसद बन गए। देखिए, पहले जो है वो कांग्रेस के 8 विधायकों से बीजेपी ने संपर्क साधा था, 8 विधायकों से, और 8 विधायकों को अपने पाले में जो है वो बीजेपी लेकर के आ रही थी, लेकिन 2 की अंतर्वात्मा दोबारा जा गई और 2 वापसी कांग्रेस में तभी लौट गए। 6 ही केवल बीजेपी में आ पाए, या 6 ही बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग करने के लिए तैयार हो पाए। और 6 विधायकों ने जब बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग की तो मामला फिर टाई पर आ गया। अगर एक विधायक भी और होता तो बीजेपी को कोई टाई पर्ची की जरूरत नहीं होती। यानी एक तरह से विधायकों ने, किस्मत ने, हर चीज ने कांग्रेस को यहां पर एक धोखा दिया, और राज्यसभा चुनाव तो बीजेपी वहां पर जीत गई, अभिषेक मनु सिंघवी वहां पर हार गए। लेकिन यह मामला अभिषेक मनु सिंघवी से और यह मामला राज्यसभा चुनाव से आ गया राज्य की सरकार के ऊपर, कि राज्य की सरकार बचेगी या राज्य की सरकार भी जाने वाली है। यह मामला यहां पर आकर के खड़ा हो गया, और यह मामला जब यहां पर आकर के खड़ा हो गया तो फिर नंबर टटोले जाने लगे, और बीजेपी के नेता वो पहुंचने लगे राज्यपाल के पास में। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। एएनआई ने सुबह सुबह जो है वो ट्वीट किया, जब जयराम ठाकुर जो है वो पहुंचे राज्यपाल से मिलने के लिए। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, जो कि पूर्व में बीजेपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, राज्यपाल से मुलाकात कर हमने अपनी बात रखी है। हमें आशंका है कि वे भाजपा के विधायकों को अपनी विधानसभा में सस्पेंड कर सकते हैं। कल कांग्रेस के जिन विधायकों ने भाजपा को वोट दिया है उन्हें नोटिस जारी हुआ है, और उन्हें भी विधानसभा में सस्पेंड करने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। अब ये बीजेपी जो है सुबह सुबह 8:21 का ट्वीट है, सुबह सुबह 8 बजे बीजेपी के नेता नहा धो करके वो पहुंच गए राज्यपाल की चौखट पर, और राज्यपाल की चौखट पर पहुंच करके उन्होंने कहा कि विधानसभा के अंदर वोटिंग कराई जाए, क्योंकि कांग्रेस के पास में बहुमत नहीं है। ये उनकी तरफ से कहा गया, और सुबह सुबह ये पहुंच गए। दूसरा ट्वीट आप देखिए, हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भाजपा विधायक दल के साथ में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की और सदन में वित्तीय बजट के लिए मत विभाजन की मांग की। अब मत विभाजन की मांग जब होती है तो उस स्थिति के अंदर कांग्रेस चाहे भी तो ध्वनि मत से पास नहीं करवा सकती है। ध्वनि मत का मतलब यह होता है कि सारे विधायक दोनों पार्टियों के वहां पर बैठे हुए हैं, निर्दलीय भी बैठे हुए हैं, और वहां से स्पीकर जो है वो कह दे कि आप कांग्रेस के पक्ष में हैं या कांग्रेस के पक्ष में नहीं हैं। तो ध्वनि मत से मतलब आवाज लगा करके कह दिया जाए कि हम कांग्रेस के साथ में हैं, और ऐसे में स्पीकर के विवेक के ऊपर फैसला होता है कि कौन सी आवाज को कितनी तहरीर देते हैं। कई बार होता यह है, संसद में भी इसी तरह से ध्वनि मत से जो है वो प्रयोग किया जाता है, तो फिर उसमें ध्वनि मत जो बीजेपी के पक्ष में चला जाता है। लेकिन अगर यहां पर मत विभाजन की मांग की जा रही है तो मत विभाजन की मांग में यह है कि फिर वोटिंग होगी, बाकायदा वोटिंग होगी। सभी विधायकों को, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे वो निर्दलीय हैं, उनको वोटिंग में हिस्सा लेना होगा, और वोटिंग में हिस्सा लेकर के बताना होगा कि कांग्रेस के पक्ष में है या कांग्रेस के खिलाफ है। वोटिंग में फिर नंबर सामने आ जाएंगे, और बीजेपी इस बात को कह रही कि नंबर सामने आने चाहिए, नंबर सामने आने चाहिए, और नंबर सामने आएंगे तो और कई विधायक हैं जो बीजेपी के पक्ष में आ जाएंगे, कांग्रेस के खिलाफ हो जाएंगे, और कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। इस बात को जो है वो लोग कह रहे हैं।
वहीं भाजपा के एएनआई का दूसरा ट्वीट आप देखिए 9:15 बजे आया है। यह है हर्ष महाजन, भाजपा नेता हर्ष महाजन ने कहा कि जनता जान चुकी है कि कांग्रेस अपना बहुमत खो चुकी है। यह हर्ष महाजन है जो कि कल राज्यसभा चुनाव जीते हैं। जनता जान चुकी है कि कांग्रेस अपना बहुमत खो चुकी है। अब यहां भाजपा की सरकार बनेगी, कैसे बनती है यह आने वाले समय में पता चलेगा। स्थिति घंटों में बदल जाएगी, आज नहीं तो कल यहां पर भाजपा की सरकार बनेगी। तो ये सारा का सारा खेल जो चलाया गया, ये सारा खेल एक सीट के लिए नहीं था, एक राज्यसभा के लिए नहीं था, एक राज्य की सरकार को अपनी तरफ करने के लिए था। और मैं बार बार कल से इस बात को कह रहा हूं कि जो पार्टी एक चंडीगढ़ का मेयर चुनाव जीतने के लिए 8 पार्षदों का खुलेआम इधर से उधर अगर वैध अवैध का जो है वो खेल कर सकती है, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या कर दी इन्होंने, तो वो पार्टी 400 सीट जीतने के लिए कैसे दावा कर रही है, जो पार्टी 1 सीट जीतने के लिए किस तरह की तिकड़मबाजी कर रही है, जो पार्टी चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए, जिस सरकार के पास में अपना खुद का बहुमत है, कोई सहयोगी पार्टी नहीं, कोई निर्दलीय नहीं है, खुद के अपने विधायक हैं, और खुद के अपने विधायकों की पूर्ण बहुमत की सरकार को कैसे गिराने के लिए पूरा खेल चल रहा है, तो वो पार्टी किस हैसियत से, किस गणित से, किस फॉर्मूले से 400 सीटों का दावा कर रही है। जो पार्टी एक एक सीट के लिए जोड़ तोड़ में सारे नियम कायदे, सारी नैतिकता, सब कुछ बहा दे रही है, किसी चीज का कोई वैल्यू नहीं है, किसी चीज का कोई मोल नहीं है, वो पार्टी 400 सीट का कैसे दावा कर रही है, और उस पार्टी की 400 सीट कैसे आएंगी, इस बात को जरा समझ लीजिए। या सिर्फ और सिर्फ जो है ये लोगों के बीच में, यूं कहें कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच में एक प्रेशर बनाने वाली बात है कि देखो हम तो 400 सीट जीत रहे हैं। लेकिन क्या जनता इस पूरे खेल को समझ रही है कि एक तरफ तो 400 सीट का नारा दे रहे हैं, और एक तरफ 4 सीट भी जो है वो नैतिकता के हिसाब से नहीं जीत पा रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ, जब 8वां उम्मीदवार उनका जीत ही नहीं सकता था, फिर भी 8वें उम्मीदवार को उतार दिया गया, और तीसरा उम्मीदवार आसानी से समाजवादी पार्टी का जीत सकता था, समाजवादी पार्टी केवल 2 ही जीत पाए। तो ये सब कुछ जो हो रहा है निश्चित तौर पर यह बताने के लिए काफी है कि कैसे बीजेपी इस पूरे खेल को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है, और बीजेपी इस खेल के जरिए कैसे मात देने की कोशिश कर रही है कांग्रेस को। और हिमाचल प्रदेश कोई बड़ा राज्य नहीं है, लोकसभा की सीटों के हिसाब से भी कोई बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज समझने वाली और भी है कि क्या केवल और केवल इस खेल के पीछे केवल बीजेपी ही है, या कांग्रेस के अंदर खाने की उठ रही धुआं है जो कांग्रेस की ही हवा निकालने पर तुली हुई है। हिमाचल प्रदेश को अगर आप देखेंगे, हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव मैंने कवर किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और अभी जो चुनाव हुआ है वो भी मैंने कवर किया था। तो हिमाचल प्रदेश की राजनीति वो कांग्रेस में वीरभद्र के नाम से चलती रही। वीरभद्र के निधन के बाद में प्रतिभा सिंह जो कि उनकी पत्नी है, उनके इर्द गिर्द जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजनीति घूमने लगी, और प्रतिभा सिंह जो है वो सांसद है, और वो चाह रही थी, मंडी से सांसद है वो, लेकिन वो चाह रही थी कि इस बार विक्रमादित्य जो कि उनके बेटे हैं उनको जो सीएम बनाया जाए। लेकिन कांग्रेस ने यहां पर निर्णय पलट दिया, और कांग्रेस ने कहा कि आप लोग जो है वो कांग्रेस के बड़े परिवार हैं, आपको सब कुछ मिला है, इस बार एक नए चेहरे को लेकर के आते, एक नए नेता को लेकर के आते हैं, और सुखविंदर सिंह सुक्खू उनको लेकर के आया गया। उनको ला करके, उनकी चर्चा जरूर थी, पर्ची से नहीं हुआ बल्कि चर्चा थी, उनकी चर्चा के बाद में जो है उनको बनाया गया, और उनके नेतृत्व में सरकार चल रही थी। बहुत सादगी प्रिय जो है वो नेता कहे जाते हैं, लेकिन क्या ये सादगी, ये सरलता ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। राजनीति के अंदर जो दावपेच चलने होते हैं, या दावपेचों का जो सहारा लिया जाता है सरकार बचाने के लिए, सरकार बनाए रखने के लिए, सरकार को आगे बढ़ाने के लिए, क्या वो दावपेच में चूक गए सुखविंदर सिंह सुक्खू, और इसीलिए जो है अंदर खाने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर बगावत ने ही बीजेपी को यह तुल दे दिया कि बीजेपी आ जाएगी खेल में। क्या कांग्रेस के अंदर खाने से बीजेपी को मैसेज दिया गया कि यहां पर सब कुछ ठीक नहीं है, अगर आप लोगों की एंट्री होती है तो फिर तस्वीर बदल सकती है। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस में से एक बड़ा धड़ा अलग होकर के बीजेपी के साथ जाकर के एक नई पार्टी बना करके वहां पर सरकार बनाएगा, या फिर
हाईकमान सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटा करके नए मुख्यमंत्री का चयन कर देता है, या विक्रमादित्य को जो है वो मुख्यमंत्री बना देता है, या विक्रमादित्य कैंप से, प्रतिभा सिंह के कैंप से किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो सवाल ये है। और सुबह सुबह कांग्रेस पार्टी ने अपने दो बड़े नेताओं को, जिसमें एक बड़े नेता हैं डीके शिव कुमार, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री, कद्दावर नेता, कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाते हैं, वो और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन दोनों नेताओं को कांग्रेस ने भेजा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और हिमाचल प्रदेश में ये दोनों नेता पहुंच करके वहां पर विधायकों से बात करके नया मुख्यमंत्री बनाया जाए या सुखविंदर सिंह सुक्खू को ही आगे चलाया जाए। बताया जा रहा कि 15 विधायक ऐसे हैं 40 में से, 20 के करीब विधायक ऐसे हैं 40 में से, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते हैं। तो पार्टी आलाकमान को फैसला लेना है, केंद्रीय नेतृत्व को फैसला लेना है, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को फैसला लेना है कि वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ में ही आगे जाना चाहते हैं, विधायकों को मनाया जाता है, या विधायकों की हिसाब से कोई नया मुख्यमंत्री जो है वहां पर चुन दिया जाता है। लेकिन इसमें सवाल ये भी उठेंगे कि क्या केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय आलाकमान कांग्रेस का, वो हिमाचल प्रदेश के बागी गुट के सामने झुक गया? ये भी बात चलेगी, ये बात सही भी होगी कि ये कैसे हुआ। क्या कांग्रेस के आलाकमान को इस बारे में खैर खबर ही नहीं थी कि सब कुछ हो रहा है? तो ये सारा खेल है, और इस सारे खेल में किस तरह से जो है वो राजनीति हिमाचल प्रदेश की बदल रही है, और इस बदलती राजनीति से, हिमाचल प्रदेश की इस बदलती राजनीति से क्या बीजेपी के लिए दरवाजे खुलेंगे, या बीजेपी के लिए चांस नहीं है? कांग्रेस जैसे तैसे करके, चाहे मुख्यमंत्री बदलना हो, चाहे किसी कैंप से किसी को मुख्यमंत्री बनाना हो, कांग्रेस तैयार रहेगी और कांग्रेस वहां पर अपनी सरकार को नहीं जाने देगी। यह भी एक अपने आप में पक्ष है। और दूसरा पक्ष यह है कि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 6 विधायक जो कि क्रॉस वोटिंग करके गए भी हैं, अगर वो 6 विधायक अयोग्य करार कर दिए जाते हैं तो भी कांग्रेस की सरकार को वहां पर दिक्कत नहीं है, और बहुमत का आंकड़ा नीचे आ जाएगा। और कांग्रेस के पास में अभी भी बहुमत है, बहुमत से 2 विधायक ज्यादा ही हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि निर्दलियों की स्थिति क्या होगी? जो निर्दलीय क्या बीजेपी के साथ में इस वक्त में है, और जिन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट के लिए वोटिंग किया है, क्या वो बीजेपी के साथ ही राज्य की सरकार को बनाने में, बचाए रखने में बीजेपी का साथ देंगे, या वो 3 निर्दलीय वो कांग्रेस के साथ आ सकते हैं? तो हिमाचल प्रदेश का आज का जो खेल है वो जारी रहेगा, और आज हिमाचल प्रदेश में तय होगा कि वहां पर मत विभाजन होता है, विधानसभा के अंदर वोटिंग की स्थिति बनती है, या कांग्रेस ध्वनि मत से पास करा लेती है, विश्वास मत आता है, या सुखविंदर सिंह सुक्खू को रखा जाता है, या कांग्रेस किसी और को मुख्यमंत्री बनाती है, या ये सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, और कांग्रेस का एक बड़ा खेमा बगावत करके बीजेपी के अंदर चला जाएगा और बीजेपी की सरकार बन जाएगी। आप बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।